दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे सतलुज यमुना लिंक कैनाल या सतलुज यमुना लिंक नहर जो है उसके बारे में, उसकी प्रॉब्लम जो अभी चल रही है वर्तमान में हमारे देश में, उस प्रॉब्लम के बारे में हम लोग आज टोटली जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी। सबसे पहले ये मुद्दा अभी वर्तमान में आया क्यों है मार्केट में? मार्केट में ये मुद्दा इसलिए है क्योंकि अभी पंजाब और हरियाणा दोनों जो है वो इस सतलुज यमुना लिंक के पानी को लेकर के जो है वो लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पंजाब ये बोल रहा है, पंजाब के जो सीएम है अमरिंदर सिंह जी ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोग तो, हमारे सतलुज नदी हमारे पंजाब में से होकर के जाती है, हम लोग इसका पानी आपको हरियाणा को क्यों दे? और हरियाणा वाला ये बोल रहा है कि भाई इतने सालों से दे रहे हो, अचानक से आपको क्या हो गया? और जो यहाँ पे एक ट्रिब्यूनल इसका गठित हुआ था उसने भी यही फैसला दिया है कि भाई हमको पानी देना है आपको, तो आप हमको पानी क्यों नहीं दे रहे? तो इन दोनों के बीच में जो है वो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये बोला कि आपस में बैठ के, आप आपस में बैठो, बैठ के जो है वो आपस में समझौता कर लो। कौन कौन? तो पंजाब और हरियाणा, ये दोनों बैठ करके समझौता कर लो। कैसे कर लो? केंद्र की या केंद्र सरकार जो है उसकी मध्यस्थता के साथ में। तो यहां पे ये 4-5 पार्टियां हमारे पास में आ चुकी हैं। ये पार्टियां कौन कौन सी हैं? सुप्रीम कोर्ट हो गया एक। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि तुम लोग आपस में बैठ करके समझौता कर लो। पंजाब और हरियाणा दोनों को बोल दिया। और मध्यस्थता कौन करेगा? तो केंद्र सरकार करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इन लोगों के ऊपर डाल दिया कि भाई तुमको जो करना है करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो सतलुज यमुना लिंक कैनाल जो है उसका मुद्दा जो है वो उठ के आया क्यों मार्केट में? तो यहाँ पे जो पंजाब के सीएम हैं अमरिंदर सिंह जी, ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि सतलुज यमुना ये जो नहर वाला जो मुद्दा है, इस मुद्दे को इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया है। इन्होंने ये बोला है कि अगर ये नहर का निर्माण होता है तो ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। क्यों साबित हो सकता है? क्योंकि एक तो पहले से ही आपको पता होगा कि पंजाब में जो है वो पंजाब को अलग राष्ट्र बनाने की मांग उठी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। ठीक है, तो ये मुद्दा जो है वो, ये अगर कैनाल बनती है तो ये मुद्दा इस मुद्दे को और भड़का देगा। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि एक तो हमारा है पाकिस्तान, जो कि बैठा हुआ है हमारे इंडिया को जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। दूसरा उन्होंने कुछ बोला कि भाई ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका, जैसे कि सिख फॉर जस्टिस, ये सिख फॉर जस्टिस जैसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी पंजाब में चल रही हैं। तो ये पाकिस्तान जो है वो इन टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दे करके और इस मुद्दे को भड़का सकता है। भड़काने से जो होगा कि पूरे पंजाब में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जब कभी भी, मतलब यहाँ पे हमारे चीज में, हमारे पास में क्या है कि हमारे सिलेबस में दोनों चीजें हैं, एक तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है वो भी है और राष्ट्रीय सुरक्षा भी है। तो ये दोनों मुद्दे एक दूसरे के साथ में लिंक हो गए, इसलिए ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है टॉपिक। तो इसलिए हम इसको आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो छोटी मोटी बातें हो गई। अभी हम लोग पढ़ते हैं असल में मुद्दा है क्या। असल में मुद्दा क्या है? सबसे पहले मुद्दा शुरू होता है 1960 से। 1960 में क्या हुआ? सिंधु नदी जल समझौता हो गया। सिंधु नदी जल समझौता हुआ, किसके बीच में हुआ? सिंधु नदी, जो इंडस रिवर जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ी नदी है। तो ये जो है वो पाकिस्तान और भारत, इसका ज्यादातर भाग पाकिस्तान में बहता है, लेकिन इसकी जो सहायक नदियां हैं वो भारत में भी बहती हैं। ठीक है, तो इनके बीच में ये हुआ कि रावी, व्यास और सतलुज, ये 3 नदियां जो हैं, इनका उपयोग हमारा जो भारत है वो इनको मुक्त रूप से कर सकता है। इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। भारत को जिस तरह से इन तीनों नदियों के पानी का उपयोग करना उतना कर सकता है। तो भारत के आगे मजे, भारत के मजे आने के साथ साथ में यहाँ पे ज्यादा मजे किसके आ गए? तो यहाँ पे आगे पंजाब के मजे। देखो 1960 तक जो हरियाणा का गठन नहीं होता, ये पूरा पंजाब ही था। तो पंजाब वालों को मजा आ गया कि हमको तो बहुत सारा पानी मिल गया, क्योंकि सतलुज है, व्यास है, व्यास जो है सतलुज की सहायक नदी है, और रावी भी पंजाब के बिल्कुल पास से, एकदम अंदर से, किनारे से होकर के निकलती है। तो ये सब नदियां पंजाब में से होकर गुजरती हैं। तो पंजाब के मजे आ गए कि भाई हमको जो है बहुत सारा पानी मिल गया। लेकिन इनके मजे ज्यादा टाइम तक नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि 1966 में
हरियाणा का गठन हो गया। मतलब पंजाब का डिवीजन हो गया, पंजाब दो भागों में विभक्त हो गया और हरियाणा का गठन हो गया। हरियाणा का गठन होते ही क्या हुआ कि जो ये भी पानी मांगने लगे, पहले से इनको पानी मिल ही रहा था इनका, तो अभी ये लोग भी पानी मांगने लगे, भाई हमको भी सतलुज का पानी चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पंजाब बोल रहा था कि भाई हम आपको पानी नहीं देंगे, हरियाणा बोल रहा है कि हम आपको पानी देंगे, तो ये हमको पानी चाहिए, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम इनके बीच में क्रिएट हो गई। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए बीच में आए हमारी केंद्र सरकार 1976 में। 1976 में क्या बोला केंद्र सरकार ने कि जो 3.5 मिलियन एकड़ फीट, ठीक है, ये इसकी इकाई है MAF, जो पानी है वो यहाँ पे हरियाणा को दे दिया जाए। ये केंद्र सरकार ने रूल, मतलब इन्होंने बोल दिया, इन्होंने निर्णय ले लिया कि भाई इतना पानी तुम हरियाणा को दे दो, हमको कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये मुद्दा हो गया, लेकिन फिर भी उनके बीच में प्रॉब्लम चलती रही। तो यहाँ पे 1986 में आया इराडी ट्रिब्यूनल, ठीक है। इसमें ये 3.5 किसमें था, कुल पानी कितना था, तो 7.2 MAF था, ठीक है। अविभक्त पंजाब का कुल पानी इतना था। अब इराडी ट्रिब्यूनल ने क्या बोल दिया कि पंजाब को 5 और हरियाणा को 3.83, इस तरह से इन्होंने बंटवारा कर दिया कि इतना पानी पंजाब को दिया जाए, इतना पानी हरियाणा को दिया जाए। तो इस तरह से ट्रिब्यूनल जो है वो आ गया अपना। ट्रिब्यूनल के आ जाने से क्या हुआ कि भाई इन दोनों को ये चीज माननी पड़ी कि यार चलो ठीक है यार, पंजाब ने भी बोल दिया मैं भी दे दूंगा, ये भी दे देंगे। लेकिन उसके बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि पानी का बंटवारा होगा कैसे। तो पानी के बंटवारे को करने के लिए यहां पे हमारी अस्तित्व में आई सतलुज यमुना लिंक कैनाल, जो कि ये है, ठीक है। तो सतलुज का पानी जो है वो यमुना में डालने के लिए या शेयर करने के लिए पंजाब से होते हुए ये कैनाल निकलेगी और यमुना तक जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी नहर का जो है वो मुद्दा बाहर आया। अब जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, और उसके बाद में क्या हुआ कि ये नहर जो है हमारी वो एक तो 214 किलोमीटर लंबी है। उसमें हरियाणा की साइड का काम पूरा हो, हरियाणा को पानी चाहिए, तो उसमें लगभग 90 किलोमीटर का काम जो है वो हरियाणा ने पूरा कर लिया है। पंजाब की साइड का काम पूरा नहीं हो पा रहा है, वो इंजीनियर जो भी वहाँ पे होते हैं उनको भी मार दिया जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी हो रही हैं। और पंजाब ने जो है वो 2016 में एक अधिनियम उनके विधानसभा में एक्ट पारित कर दिया था कि ये जो भी भूमि का आवंटन हुआ है सतलुज यमुना लिंक नहर के लिए, जो भूमि आवंटन हुआ है उसको भी उन्होंने रद्द कर दिया था, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनके बीच में। अभी इसमें क्या है, एक तो नहर 214 किलोमीटर लंबी है और दूसरा कि इसमें इस नहर को बनाने के लिए जो है वो त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, ठीक है। ये त्रिपक्षीय समझौता कौन, एक तो पंजाब हमारा, दूसरा है हरियाणा और तीसरा है राजस्थान। इन तीनों के बीच में जो है वो त्रिपक्षीय समझौता हुआ है कि ये नहर का निर्माण किया जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी नहर। अब हम देखते हैं पंजाब और हरियाणा को। तो यहां पे तो बैठे हैं हमारे अमरिंदर सिंह जी जो कि पंजाब के हैं, और यहां पे बैठे हैं हमारे खट्टर साहब जो कि हरियाणा के हैं, ठीक है। तो ये अमरिंदर सिंह जी क्या बोलते हैं, अमरिंदर सिंह जी ये बोलते हैं कि भाई सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला कि भाई एक तो रिपेरियन प्रिंसिपल मैं तो आपको बताऊंगा, रिपेरियन सिद्धांत। रिपेरियन सिद्धांत सबसे पहले जो है वो मैं बोलूंगा कि रिपेरियन सिद्धांत क्या कहता है, जिस जगह से होकर के पानी बह रहा है वो पानी उसका, जहां पानी बह रहा है वो पानी उसका। तो ये बोलते हैं कि भाई ये सतलुज नदी हमारे यहाँ से होकर के बह रही है, व्यास भी हमारे यहाँ से होकर बह रही है, तो इसका पानी हमको मिलना चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली कि ये जो 1986 में जो अपना इराडी ट्रिब्यूनल बना था, वो तो 40 साल से भी ज्यादा पुराना हो गया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समझौतों के उसका हवाला देते हुए उन्होंने बोला कि कोई भी समझौता जो है वो 25 साल से ज्यादा, कोई भी जल समझौता जो है उसका रिव्यू किया जाना चाहिए 25 साल के बाद में। तो ये क्या बोल रहे हैं कि एक नया ट्रिब्यूनल का गठन करो तुम, ये इनकी मांग है कि भाई एक नए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए। क्यों किया जाए, तो इन्होंने इसके लिए भी रीजन दिया है कि भाई पंजाब में क्या है, पहले तो क्या था कि भाई हम लोगों ने हरियाणा जो है वो हमारा ही भाई था, हमसे ही कट के निकला था, तो हमने उसको भाई समझ के जो है हमारा पानी वानी हम लोग उससे थोड़ा बहुत शेयर वेयर करते रहे, लेकिन हमारी मन से दिल से इच्छा नहीं थी। लेकिन फिर भी हमारे पास में क्या था कि हमारे पास में हमारा भूमिगत जल था, तो उस भूमिगत जल को उपयोग करते करते जो है वो हम लोगों ने इतना ज्यादा उपयोग कर लिया
कि आज हमारे भूमिगत जल के टोटल 138 ब्लॉक जो हैं, उसमें से 109 ब्लॉक्स जो हैं वो हमारे अतिदोहित में आ गए हैं। मतलब इनका पानी लगभग लगभग खत्म हो चुका है, और केवल 22 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो कि सेफ जोन में है। और ये किसने बोला है? तो ये तुम नहीं बोला है, केंद्र सरकार का ही एक अधिकरण है जिसका नाम है केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण। केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण, इसी ने ये चीज बोली है कि भाई तुम्हारे पंजाब में भूमिगत जल की हालत जो है बहुत खराब हो चुकी है, तो तुमको अभी बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। एक तो ये रीजन दिया उन्होंने कि भाई हमारे भूमिगत जल खत्म हो गया। दूसरा रीजन इन्होंने क्या दिया कि यहाँ पे एक बोर्ड है BBMB। BBMB का मतलब क्या है? भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड, भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड जो है, इसने क्या बोला है कि 1983 में जो है वो भाखड़ा और व्यास जो थे उसमें 17.17 मिलियन एकड़ फीट, ठीक है, MAF को याद रखना, मिलियन एकड़ फीट इसकी इकाई होती है। 17.17 MAF पानी था, जो कि 2013 में घटकर कितना हो गया है? 13.38। ठीक है, तो ये दो चीजें, एक तो केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण ने क्या बोल दिया कि भाई तुम्हारे भूमिगत जल की हालत बहुत खराब है, पंजाब को बोल दिया। दूसरा ये BBMB भी हमारा ये बोल रहा है कि भाई जो भाखड़ा और व्यास जो ट्रिब्यूनल है वो बोल रहा है कि भाई जो व्यास और रावी नदी में जो पानी है वो घट करके और 17.17 MF से 13.38 MF हो, मतलब हमारे पूरी तरह से पानी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और ऊपर से तुम हमको ये बोल रहे हो कि तुम हरियाणा को पानी दो, तो ये हम लोग नहीं मानेंगे। तो इस तरह से ये पंजाब के वो हैं। अभी आता है हरियाणा। खट्टर साहब हमारे क्या बोल रहे हैं? हरियाणा ये बोल रहा है कि भाई तुम इतने सालों से हमको पानी देते हुए आ रहे हो, हमने SYL कैनाल का काम भी पूरा करवा दिया है हमारे एंड से, अभी तुम ऑल ऑफ ए सडन हमको ये बोल दोगे कि भाई हम लोग तुमको पानी नहीं देंगे, तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो भूमिगत जल है, हमारा भी भूमिगत जल जो है वो खत्म हो चुका है। कहीं कहीं तो इसका स्तर 1700 फीट तक पहुंच चुका है। और दूसरा कि बढ़ता नगरीकरण, हमारे जो है वो नगरीय जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और नगरीय जनसंख्या में क्या होता है कि नगरों में लोग जो है बहुत पास पास में रहते हैं, कम जगह पे बहुत सारे लोगों के घर बने हुए रहते हैं, फ्लैट्स वगैरह और ये सब की वजह से। और इनके नए नए शहर बन रहे, गुड़गांव, रेवाड़ी अभी उछल रहा है, फरीदाबाद, हिसार, ये सब जो है नए नए शहर उठ उठ के आ रहे हैं। तो इसलिए बढ़ता नगरीकरण भी हो रहा है। तो उसके लिए इनकी जल की आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए हमारा भूमिगत जल पर्याप्त नहीं है। दूसरा, हमारे पास में कोई ऐसी खास कोई नदी वदी भी नहीं है, इसलिए हमको इस पानी की जरूरत है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा मैटर जो है वो बन रहा है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको ये बोल दिया ना कि तुमको बैठ करके विवाद को सुलझाना चाहिए, तो अभी अल्टीमेटली क्या है कि भाई दोनों राज्य जो है वो तो भारत के ही हैं, और दोनों की जो जनसंख्या है वो भी भारत की ही है। तो हमें जो है वो इनके जो इंटरनल डिस्प्यूट है उससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। हमारे एग्जाम के लिहाज से हमें यही बोलना है कि भाई इन लोगों को मिलजुल कर सोच समझ कर किसी भी मैटर का सॉल्यूशन लाना चाहिए। अभी इस चीज से हमारे पास में एक टॉपिक निकल करके आता है कि जो हमारे अंतरराज्यीय जल विवाद है उसको लेकर के हमारा संविधान क्या कहता है। क्योंकि पानी के लिए लड़ाइयां तो पहले से होती आ रही है, तो संविधान वालों को भी पता था कि भाई पानी के लिए लड़ाइयां आगे जाकर के राज्यों में होने वाली है, तो उन्होंने पहले से ही इसके लिए प्रोविजन बना के रखे हैं। क्या प्रोविजन बना के रखे हैं? तो हमारा संविधान जो उसका अनुच्छेद है 262, अनुच्छेद संख्या 262 जो है हमारे संविधान का, उसके अंतर्गत इन्होंने जो है वो दो रूल इन्होंने या दो प्रावधान इन्होंने कर रखे हैं। क्या दो प्रावधान है? पहला प्रावधान यह है कि इन्होंने संसद को अधिकार दे दिया इसके ऊपर कानून बनाने का। पहला प्रावधान इसका क्या है? इन्होंने संसद को एक्सक्लूसिव अधिकार दे दिए, क्योंकि इंटरस्टेट अगर राज्यों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है, दो भाइयों के बीच में लड़ाई होती है तो बाप ही बीच में आता है। तो ऐसे यहाँ पे क्या है कि राज्यों के बीच में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हमारी संसद ही बीच में आ रही है, तो इन्होंने संसद को अधिकार दे दिया कि भाई तुम कानून बना दो। और दूसरा इन्होंने क्या बोला, संसद को इन्होंने ये अधिकार भी दे दिया कि कोर्ट में
संसद को इन्होंने ये भी अधिकार दे दिया कि संसद ऐसा प्रावधान भी उस कानून में कर सकती है कि इस कानून के तहत अगर उन्होंने कोई समझौता किया उसको किसी भी कोर्ट में इसकी सुनवाई ना हो सके, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी ना हो सके। तो ये 2 प्रावधान इसके बन गए। तो इन दोनों प्रावधानों के आधार पर जो है केंद्र ने 2 कानून बनाए, ठीक है। उसमें पहला कानून तो है रिवर बोर्ड अधिनियम, ठीक है। रिवर बोर्ड अधिनियम या जल बोर्ड अधिनियम या नदी बोर्ड अधिनियम या नदी बोर्ड एक्ट, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो रिवर बोर्ड एक्ट इन्होंने बना दिया 1956 में, ठीक है। रिवर बोर्ड एक्ट क्या बोलता है? अभी अभी हमने एक रिवर बोर्ड का नाम सुना था, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड, वो उसी रिवर बोर्ड एक्ट के अंदर ही बना है, ठीक है। रिवर बोर्ड अधिनियम में के अंतर्गत क्या हो गया कि केंद्र सरकार जो है वो एक जल बोर्ड का गठन करेगी। वो क्या करेगा? जो अंतरराज्यीय जो नदियां हैं और नदी घाटियां हैं, ठीक है, उनका प्रबंधन और उनका विकास, ये काम करेगी। रिवर बोर्ड अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो भी रिवर बोर्ड्स का गठन किया जाएगा वो ये काम करेगा, ठीक है। तो पहला तो ये रिवर बोर्ड अधिनियम 1956 हो गया। दूसरा अधिनियम जो है वो हमारे काम का है, उस अधिनियम का नाम है अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में इनके दिमाग में आया था कि भाई हमको इस तरह का कानून हम तो बनाएंगे भाई 1956 में, ठीक है। तो अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में भी इन्होंने ये इनेक्ट किया। उसके अंतर्गत इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी दो राज्यों के बीच में अगर कोई भी विवाद होता है और ये 2 राज्य अपना विवाद को केंद्र को लेकर के जाते हैं, तो केंद्र क्या करेगा? एक एडहॉक को क्या बोलते हैं? अनौपचारिक ट्रिब्यूनल का गठन करेगा, ठीक है। एक एडहॉक ट्रिब्यूनल का गठन करेगा। उस एडहॉक ट्रिब्यूनल जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में जो जल का विवाद है उसकी सुनवाई करेगा। उसके बाद में क्या होगा कि ये ट्रिब्यूनल का जो निर्णय होगा वो उन राज्यों के ऊपर बाइंडिंग होगा, मतलब उन राज्यों को मानना आवश्यक होगा। तो इसका निर्णय जो है वो अंतिम होगा और सर्वमान्य होगा। और तीसरी चीज इसमें क्या लिखी गई है कि ये जो ट्रिब्यूनल का जो निर्णय है उसे किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये 3 चीजें इसके अंदर आती हैं कि इसके अंदर पहला तो क्या, एक अनौपचारिक ट्रिब्यूनल होगा, राज्यों के विवाद को सुलझाएगा, उसको सोच समझ करके भी अपना निर्णय देगा। निर्णय जो है वो उन राज्यों के ऊपर अंतिम रहेगा और सर्वमान्य रहेगा। सभी राज्यों को इसको मानना होगा, उससे कोई भी कैसा भी निर्णय हो उसको कोई लेना देना, राज्यों को मानना होगा। और तीसरा क्या बोला कि इस निर्णय को किसी भी प्रकार के कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। एक और चीज इसके अंदर है कि 2002 में एक कमीशन का गठन हुआ था, सरकारिया कमीशन का गठन हुआ था। सरकारिया कमीशन जो उसने क्या वो किसके लिए हुआ था कि केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों को लेकर के हुआ था, ठीक है। तो इस सरकारिया कमीशन ने के रिकमेंडेशन, उसके जो रिकमेंडेशन थे उसको लागू करने के लिए उन्होंने 2002 में इसमें एक संशोधन इस नियम में जो इन्होंने संशोधन किया था कि जो ये ट्रिब्यूनल जो है उसका गठन करने के लिए 1 वर्ष सरकारिया कमीशन ने क्या इसको टाइम बाउंड कर दिया और निर्णय के लिए 3 वर्ष जो है वो मिलेंगे। कि गठन करना है तो 1 वर्ष में गठन हो जाना चाहिए, निर्णय उस गठन के 3 वर्ष के अंदर अंदर उसको अपना निर्णय दे देना है, ताकि क्या है कि राज्यों को कोई मानसिक रूप से प्रताड़ित ना होना पड़े, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार इसको राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में जोड़ दिया गया है, ठीक है। वर्तमान में सतलुज यमुना निम्न लिंक नहर है, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल चल रहा है, उसके बाद कावेरी ट्रिब्यूनल चल रहा है और कुछ और ट्रिब्यूनल्स भी चल रहे हैं। तो इन सब ट्रिब्यूनल्स को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी ये हमारा सतलुज यमुना लिंक नहर आज अभी यहाँ पे समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा लेसन तो कृपया मेरे चैनल को जो है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।